हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 18 अप्रैल 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाल ही में किस संविधान संशोधन बिल के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। तो 131 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए जो है संविधान का जो है विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डेनिमिनेशन बिल इंक्लूडेड था। कौन सा राज्य देश का चौथा राज्य होगा जिसके द्वारा यूसीसी बिल लागू किया जाएगा? तो ये होगा छत्तीसगढ़। टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी 2026 की सूची में भारत से किसे शामिल किया गया है? तो सुंदर पिचई को, रणवीर कपूर और विकास खन्ना को। विश्व क्वांटम दिवस 2026 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन किया? तो ये किया गया अमरावती, आंध्र प्रदेश में। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में भारत के आयुष शेट्टी द्वारा कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा गया है? सिल्वर। अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद कांच प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सिएटल में। हाल ही में उद्घाटन किए गए दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर के संदर्भ में वन जीवियों के लिए बनाया गया एलिवेटेड सेक्शन, जो एशिया के सबसे लंबे सेक्शनों में से एक है, उसकी लंबाई कितनी है? तो कहीं पे ये 12 किलोमीटर है, कहीं पे 11 किलोमीटर भी है। तो 11-12 किलोमीटर के अराउंड ही है ये, ठीक है। हाल ही में असम में पाई गई गेको छिपकली की नई प्रजाति का नाम किस राष्ट्रीय पार्क के नाम पर रखा गया है? रायमोना नेशनल पार्क, और इसका नाम रखा गया है साइरोटोडैक्टाइलस राइमोनेसिस। सूचना मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ई सेफ हर पहल के तहत किस वर्ष तक 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा? तो ये रखा गया 2029 तक का टारगेट। फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आर वैशाली। ये थे लास्ट क्लास के डिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन द्वारा आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में शामिल किया गया है? तो ये किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो चेयरमैन है, इनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में शामिल किया गया है। और जय शाह की बात करें तो ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सबसे कम उम्र के सचिव भी रह चुके हैं। आईपीएल का संचालन और महिला क्रिकेट के विकास और में भी बहुत योगदान रहा है इनका। और इसके अलावा 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक होगा, उसमें क्रिकेट को शामिल कराने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 की बात करें तो ये बेसिकली उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है और वो अपने क्षेत्र में भविष्य को आकार देने के लिए कुछ अलग काम कर रहे हैं। इसमें जो है 2026 की बात करें तो इस लिस्ट में 55 देशों के 118 लीडर्स शामिल किए गए हैं। जय शाह के अलावा जो है ईशा अंबानी, क्वाइनडेक्स के सह संस्थापक सुमित गुप्ता और शैडो फैक्स के अभिषेक बंसल जैसे नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना है 1971 में की गई थी। इसके फाउंडर क्लाउस श्वाब हैं और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है कि ग्लोबल लीडर को एक जगह लाना, ताकि जो गवर्नमेंट, बिजनेस, एकेडमी और सिविल सोसाइटी के लोग ग्लोबल लीडर को एक जगह लाना ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। प्रॉब्लम किस तरह के, जैसे क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी चैलेंजेस को कर सके। इनका जो फोकस एरिया था इकोनॉमिक रेट, क्लाइमेट एक्शन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ये काम करता है। इसका एनुअल मीटिंग हर साल जो है दावोस, स्विट्जरलैंड में होता है। इसके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है, जैसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल कॉम्पिटिशनस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी द्वारा शुरू किया गया पहला ब्लू वाटर नौकायान को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है समुद्र साहस, ठीक है। तो बेसिकली भारतीय सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने अपनी 200वीं
वर्षगांठ पर मुंबई से अपने पहले ब्लू वाटर नौकायान अभियान, जिसका नाम है समुद्र साहस, की शुरुआत की है और इसका उद्घाटन जो है लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. सरना के द्वारा की गई है। ये किसी आर्टिलरी की रेजिमेंट द्वारा किया गया अपनी पहली तरह का अभियान है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत और भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा को श्रद्धांजलि देता है। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन को पूरा करने वाले भारत के सबसे युवा एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने थे आदित्य पांड्या। भारत की पहली म्यूजिकल रोड जो है महाराष्ट्र में बनाई गई है। भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड रेल टनल ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी। देश का पहला विधानसभा जिसके द्वारा एमएलए के एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस शुरू किया गया वो है आंध्र प्रदेश। भारत में पहली बार औली उत्तराखंड में नाइट स्की की गई थी। बीआरओ द्वारा जो है मेरठ में भारत के पहले मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे का निर्माण कराया जाएगा। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा में खोला जाएगा। हाल ही में भारत ने जो है एलएसडी लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर एक दुर्लभ बीमारी है, इसके समूह के लिए देश का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश के द्वारा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्राट विक्रम आदित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किया जाएगा और रिलायंस जियो के द्वारा भारत का पहला स्टैक पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गज टेक कंपनी इन्फोसिस द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कार्लोस अल्कराज को। ठीक है, एक बहुत बड़े टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इनको अभी जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इन्फोसिस के द्वारा जो है। इसके अलावा जो ये इससे पहले राफेल नाडाल जो कि स्पेन के एक टेनिस खिलाड़ी हैं और ईगा स्वीटेक पोलैंड की हैं, इनको भी जो है पहले भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर से फैक्ट देखें तो अमिताभ बच्चन को सिद्ध स्किल इंडिया डिजिटल हब का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देश के दिग्गज फुटवेयर ब्रांड रेस चीफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया है। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक को बनाया है। जिंदल स्टील लिमिटेड के द्वारा पहला ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूरे होने पे एक विशेष स्मारक लोगो लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया भारत और जर्मनी के जो है 75 वर्ष अभी पूरे हुए हैं। ठीक है, तो इस अवसर पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और जर्मनी के विदेश कार्यालय के राज्य सचिव गेजा एंड्रियास वॉन गेयर के द्वारा संयुक्त रूप से इसका अनावरण किया गया। ये इस तरह का लोगो है जिसपे 75 लिखा है और दोनों देश के जो कलर है इनको जो है पेड़ में पत्तियों में रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, यूरोप से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा कार्बन टैक्स जिसको सीबैम कहते हैं वो जो है पारित किया गया था। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ था जिसको मदर ऑफ ऑल डील का नाम दिया गया था। जर्मनी के द्वारा भारत के नागरिकों को वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधा प्रदान की गई थी। भारत और यूरोपियन के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील का नाम दिया गया था। भारत और ग्रीस के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया था और पोलैंड के द्वारा ओटावा कन्वेंशन से हटने की घोषणा की गई थी। नॉर्वे के द्वारा नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए दुनिया की पहली पैनोरामिक नाइट ट्रेन लॉन्च की गई थी। यूरो को अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश बना था बुल्गारिया। पारंपरिक डाक सेवा को यहाँ पे बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना था डेनमार्क और डेनमार्क के ही द्वारा जो है डेनमार्क को ही WHO द्वारा HIV एंड सिप्सिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने के लिए प्रमाणित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में भारत में पहली बार CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी?
नेतृत्व किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो भारत जो है पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के एक उच्च स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करेंगे। जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में जो है इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी की जो परिचालन क्षमता है और सुरक्षा चुनौतियों और उसके आधुनिकीकरण पर चर्चा किया जाएगा, इसका उद्देश्य है। और ये अपनी तरह का पहला सम्मेलन जिसमें बलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ देश के प्रधानमंत्री सीधे संवाद करेंगे और ये देश की सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और कर्मियों का कल्याण और नई तकनीक के उपयोग जैसे विषयों पर जो है बातचीत करने के लिए किया जा रहा है। इंडिया के कुछ जो पारा मिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले है बीएसएफ, जिसको कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1965 में किया गया था, जो कि बॉर्डर की गार्डनिंग करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 1939 में की गई थी, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी और नेक्सल ऑपरेशन का काम करती है, जो कि ऑल इंडिया काम करती है। सीआईएसएफ की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। ये इंडस्ट्री और एयरपोर्ट सिक्योरिटी का काम करती है, जिसकी तैनाती पीएसयू और एयरपोर्ट पे होती है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है इसकी स्थापना 1962 में किया गया था। ये हाई एल्टीट्यूड एरिया पे गार्डनिंग करती है बॉर्डर की, जैसे कि चाइना बॉर्डर। एसएसबी की बात करें, इसका फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी, जो कि बॉर्डर को गार्ड करने का काम करती है। वो करती है नेपाल और भूटान बॉर्डर को। असम राइफल जो है सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी, जो नॉर्थ ईस्टर्न सिक्योरिटी और म्यांमार बॉर्डर को जो है सिक्योरिटी गार्ड करने का काम करती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो एनएसजीए सबसे लेटेस्ट है, इसकी स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी, जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट जो है काम करता है। ये स्पेशल टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल माह के अंत में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी इसकी, अब ये फाइनली जो है इस पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। तो 27 अप्रैल को दिल्ली के भारत मंडपम में इसके पर हस्ताक्षर होंगे और इसके लक्ष्य रखा गया है कि अगले 5 वर्षों में जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको दुगना करके 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। और न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का भी लक्ष्य रखा है। न्यूजीलैंड से रिलेटेड जो मैपिंग देखें तो न्यूजीलैंड की राजधानी जो है, कैपिटल है, वो है ऑकलैंड। न्यूजीलैंड जो है 2 पार्ट में है, एक है नॉर्थर्न आइलैंड और एक साउथर्न आइलैंड। तो जो नॉर्थर्न आइलैंड और साउथर्न आइलैंड जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, कौन से स्ट्रेट के थ्रू? कुक स्ट्रेट के थ्रू, ठीक है। और यहाँ से जो 2 जल भाग मिलते हैं वो है तस्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका साउथर्न आइलैंड में जो है एक साउथर्न अल्प्स पर्वत जो है पाया जाता है। इसके अलावा जो इसकी सबसे लंबी रिवर है वो वाइट टाकी रिवर है। और यहाँ पे जो है स्टुअर्ट आइलैंड है, जिसके थ्रू जो है साउथर्न आइलैंड और स्टुअर्ट आइलैंड जो है फॉवेक्स स्ट्रेट के थ्रू जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका सबसे लार्जेस्ट लेक है, उसका नाम है लेक टॉपू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इम्पॉर्टेंट हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो इंडिया के अलग अलग कंट्री के साथ हो रखे हैं उनकी लिस्ट देखें तो 2 जनवरी 2026 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई थी, जिसमें यूरोपियन यूनियन के जो 27 मेंबर आते हैं और इसी को मदर ऑफ ऑल डील का नाम दिया गया था। इंडिया यूके के बीच भी जो है हो रखा है, जो कि ऑपरेशनल है मई 2026 से। इंडिया और ईएफटीए कंट्री जिसमें आता है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिस्टिन, इनके बीच हुआ था अक्टूबर 2025 में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 2026 जनवरी में। इंडिया यूए के बीच हुआ था और ये एक्टिवेटेड है। इसी तरह इंडिया का जापान के साथ, कोरिया के साथ, आसियान कंट्री के साथ और मॉरिशस के साथ हो रखा है। इसके अलावा जो है इंडिया अभी जो है फिलहाल आगे इजराइल और कुछ गल्फ कंट्री जीसीसी आते हैं
और इन सब के साथ भी नेगोशिएट करने का काम अभी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। इसकी थीम है डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। तो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका थीम है इस बार का निदान देखभाल का पहला कदम, डायग्नोसिस द फर्स्ट स्टेप टू केयर। हेमोफीलिया बेसिकली एक दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें जो क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, रक्त का थक्का जमने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि शरीर में जो क्लॉटिंग फैक्टर है होता है, जैसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं क्लॉटिंग से, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर में जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है और 9 होता है, इसकी कमी के कारण जो होता है ये हेमोफीलिया होता है। इसमें क्या होता है कि आदमी को अगर कुछ मामूली चोट भी लगती है ना, तो शरीर में जो है बहुत ज़्यादा खून निकलता है, और वो क्या होता है, वो फिर वो खून रुकता नहीं है और ये जानलेवा हो सकता है। ठीक है, कुछ पहले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 अप्रैल को जो है उड़ीसा का स्थापना दिवस के रूप में उत्कल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को, जिसकी थीम थी टू गेट फॉर हेल्थ स्टैंड फॉर साइंस। पुलिस बल के गौरवशाली गाथा की याद में 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है, जो कि सीआरपीएफ के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग का नरसंहार की बरसी मनाई गई थी, जो कि 107वें क्रम की थी। और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। हम हम यहाँ पे जो है ब्लड क्लॉटिंग के अगर प्रोसेस देखें कि किस तरीके से जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने का जो हेमोफीलिया होता है, तो ये रोग जो है होता है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। जैसे भी अगर आदमी को कभी चोट लगती है, तो जो इंजर्ड टिश्यू होता है और जो वहाँ पे ब्लड प्लेटलेट होती हैं, जो कि अलग अलग हो जाती हैं, तो ये दोनों मिल के जो है सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का हार्मोन रिलीज करती हैं, जो कि प्रोटीन और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके थ्रोम्बोकिनाइसिस जो है ये बनाता है। ये बेसिकली जब ये बनता है, तो ये करता है जो शरीर में प्रोथ्रोम्बिन होती है। जो प्रोथ्रोम्बिन होती है ये इनएक्टिव होती है। ठीक है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव होती है, इसको एक्टिवेट करने का काम जो है थ्रोम्बोनाइस करता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होके जो है थ्रोम्बिन बन जाती है इसके प्रेजेंस में। ठीक है, उसके अलावा जो थ्रोम्बिन होती है वो आगे के प्रोसेस के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करती है। कैसे? जो फाइब्रिनोजन होता है, एक हार्मोन होता है दूसरा, ये भी इनएक्टिव होता है। तो ये जो थ्रोम्बिन होती है फाइब्रिनोजन को जो है एक्टिवेट करने का काम करती है, और एक्टिवेट होकर ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। जब फाइब्रिन बनता है, तो फाइब्रिन जो है ब्लड सेल के साथ मिलकर जो है ब्लड क्लॉट बनाती है, और खून का थक्का वो जो है जम जाता है। जब थ्रोम्बोलाइसिस रिलीज होती है, जब बनता है, तो ये क्या करता है, शरीर में जो हेपरिन हार्मोन है इसको इनएक्टिवेट करता है। अब हेपरिन हार्मोन का काम क्या होता है? हेपरिन हार्मोन क्या होता है कि शरीर के अंदर जो होती है ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोकाइनेसिस क्या होता है कि इनएक्टिव कर देता है हेपरिन को, ताकि शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग ना हो सके। ठीक है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग कहाँ चाहिए? हमें शरीर के ऊपर जहाँ चोट लगी वहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 10G राष्ट्र कौन बना है? तो ये बना है यूएई। ठीक है, तो ये यूएई जो है ये पहला 10 गीगा राष्ट्र बना है, और समीना काउंसिल लीडर समिट के दौरान इसकी घोषणा की गई है। ये दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क सफलतापूर्वक इसके दौरान लॉन्च किया गया है। इसमें जो है नेटवर्क जो स्पीड है इंटरनेट की वो 10 Gbps है डाउनलोड स्पीड है, और 1 Gbps अपलोड स्पीड रखी गई, जो इसको एक
बहुत शक्तिशाली नेटवर्क बनाता है। फर्स्ट इन वर्ल्ड से फैक्ट देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोवा में दुनिया का सबसे ऊंचा 77 फीट राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। विश्व की पहली कल की कथा उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। डब्ल्यूएचओ के द्वारा मोटापे के दीर्घकालिक इलाज के लिए पहली बार GLP-1 थेरेपी की मंजूरी दी गई थी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर इंटरनेट का प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना था। 600 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वाले पहले व्यक्ति एलन मस्क बने थे। डब्ल्यूएचओ द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लाइब्रेरी ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी शुरू की गई थी। सऊदी अरब को उत्तर से दक्षिण तक पैदल पार करने वाली पहली महिला बनी थी एलिस मॉरिसन। नॉर्वे के द्वारा नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए दुनिया की पहली पैनोरामिक नाइट ट्रेन लॉन्च की गई थी। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश जो है डेनमार्क बना था। पहली बार पेरू के द्वारा बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया गया था। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच जो है फिलीपींस के द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया गया था और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना था। अवार्ड्स इंटरनेशनल अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति बने थे अनंत अंबानी। यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो है प्रदान किया गया था सुप्रिया साहू को। टाइम पत्रिका के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था द आर्किटेक्ट ऑफ एआई को। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला टाइलर अवार्ड 2026 पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी थी डॉक्टर टॉबी कियर। भूविज्ञान का नोबेल कहा जाने वाला पुरस्कार क्रैफोर्ड प्राइज 2026 भारतीय मूल के जलवायु विज्ञानी वीरभद्रन रामानाथन को प्रदान किया गया था। भारत की टीचर रॉबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 प्रदान किया गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका नाम है विलियम डैम्पल, उनको उनकी किताब द गोल्डन रोड हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 प्रदान किया गया था। जल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाले स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 कावे मादानी को दिया गया था जिनका संबंध ईरान से है। गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल प्राइज 2026 पाने वाले पहले जर्मन गणितज्ञ बने थे गर्ल फाल्टिंग्स। ठीक है, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल में इसरो ने कहाँ पर गगनयान का दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है, तो ये आयोजित किया था श्री हरिकोटा में। आज का क्वेश्चन है कौन बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी या विजेंद्र प्रसाद यादव। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। कल की शायद नहीं हुई है तो वो दोनों मैं एक साथ आपको अपलोड कर दूंगी, वहाँ पे जाके आप पढ़ लेंगे। और यही थी आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।